अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एजिंग। देखिए, दुनिया में हर तरह के जानदार हैं जिसमें इंसान हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं। ये दुनिया में आते हैं, कुछ अरसा ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इंसान हैं और एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ फंजाई हैं। ये ऐसे हैं जो कि इमॉर्टल नहीं होते, यानी वो मॉर्टल होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है कुछ अरसे के बाद। लेकिन कुछ ऐसे जानदार भी हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं और प्लांट्स हैं, सम वो इमॉर्टल होते हैं और उनको आम तौर पर कई कई साल तक जो है वो डेथ का सामना नहीं करना पड़ता। तो एजिंग जो है ये बेसिकली एक बहुत ही लंबा फिनोमेना है। जब से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है तब से लेकर डेथ तक जो प्रोसेस होता है उसे हम एजिंग कहते हैं। शुरू शुरू में हम इसको डेवलपमेंट का नाम देते हैं, फिर उसके बाद इस हम अपनी लाइफ को ग्रोथ का नाम देते हैं, फिर उसके बाद हम मैच्योर होने का नाम देते हैं और उसके बाद फिर सीनेसेंस यानी बुढ़ापे और डेबिलिटी कमज़ोरी की तरफ जाते हुए आखिरकार हमारा जो सामना है वो मौत से हो जाता है और हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो एजिंग जो है, अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें तो एजिंग जो है वो एक प्रोग्रेसिव यानी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव फिजियोलॉजिकल जिस्मानी फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं किसी भी जानदार में। सेल में भी हो सकती हैं, ऑर्गन में भी हो सकती हैं, दैट लीड टू सीनेसेंस, जो आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ की तरफ चलते जाएंगे और आखिरकार वो सेल, वो ऑर्गन, वो टिश्यू, वो इंसान, वो जानवर डेथ की तरफ चला जाएगा। तो एजिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको रोका नहीं जा सकता, ये इनएविटेबल है। यानी आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, जो एज है, जितनी एज है उसके अंदर से गुज़र कर आपको डेथ का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि इसको बेहतर किया जा सकता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अपनी उम्र 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। तो देखा ये गया है कि बहुत सारी दुनिया में लोग जो हैं जो बीमारियों की वजह से छोटी उम्र में मर जाते थे। इसी तरीके से औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे अब वो ज़्यादा अच्छी हेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो आज की दुनिया में हमें हर तरह की एज के लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल और इवन 100 प्लस में भी लोग जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और उसकी वजह क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए हमने बीमारियों के ऊपर ओवरकम कर लिया है और चीज़ों को बेहतर बना लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का आपकी एज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर एक इंसान को मौत आनी है, उसकी एज ख़त्म हो गई है, तो ख़ा जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितने मर्ज़ी अच्छी मेडिकेशन आ जाए, उसने मरना ही मरना है। तो नहीं हो, हम एजिंग जो है इसे आम तौर पर एक टॉपिक में डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं जीरोंटोलॉजी। तो जीरोंटोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एजिंग और किस तरीके से एजिंग को हम स्टडी कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है एज की उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसको स्टॉप तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसको स्लो ज़रूर किया जा सकता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिंग। एजिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर सेलुलर एजिंग है। सेलुलर एजिंग में इंसान के जो सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, सीनेसेंस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर जो डिवीज़न की पावर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हार्मोनल एजिंग है जिसमें इंसान के हार्मोन्स जो हैं वो ज़रूरत से कम मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता है कि हार्मोन्स जो हैं ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो जब इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि फिर आगे सीनेसेंस की तरफ ले जाता है। एक्यूमुलेटिव डैमेज में हम आते हैं वियर एंड टेयर की तरफ, जहाँ पर इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है या कोई एनिमल ज़िंदगी गुजारता है तो ज़िंदगी के दौरान उसकी बॉडी में तोड़ फोड़ जारी रहती है। कभी बीमारी आ जाती है, कभी चोट लग जाती है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है। उसके नतीजे में हमारी बॉडी के ऑर्गन, टिश्यूज़ और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ की तरफ चलती जाती हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड डेथ।
इसी तरीके से मेटाबॉलिक एजिंग है। मेटाबॉलिक एजिंग में इंसान का मेटाबॉलिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है और आखिरकार एक ऐसा वक्त आता है जब मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्टॉप कर जाता है और इंसान जो है वो डेथ की तरफ चला जाता है। आम तौर पर जो सिम्टम्स हैं हम उनको क्लियर कट तो नहीं कह सकते कि ये सिम्टम्स हैं एजिंग की, लेकिन आम तौर पर जो हमारे कम्युनिटी में देखने में आई हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें जो बाल हैं वो अपना कलर छोड़ देते हैं, यानी जो भी उनका कलर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह ग्रे हेयर आ जाएंगे और हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कोई ख़ास अलामत नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारे यंग लोग जो हैं, यंग बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनके बाल भी गिर जाते हैं। लिहाजा ये कोई इतनी बड़ी अलामत नहीं है। लेकिन आम तौर पर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एजड होते हैं, उनके अंदर ग्रे कलर आ जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा रिंकल्स ऑन स्किन आ जाता है, जिसमें फ़ोटो एजिंग हम कहते हैं। सूरज की शुआओं की वजह से, सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से चेहरे के ऊपर, जिस्म के दूसरे हिस्सों के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इंसान की ये जो आईब्रोज़ होती हैं और इसके अलावा आईलिड्स होती हैं, ये नीचे की तरफ झुक जाती हैं। ये जो चीक्स होते हैं ये भी नीचे की तरफ लटक जाते हैं। उसकी वजह क्या है? टिश्यूज़ लूज़ इलास्टिसिटी। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर लचक ख़त्म हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन आपकी स्किन है या मेरी स्किन है तो ये बिल्कुल टाइट है, इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। लेकिन जब कोलेजन प्रोटीन की क्रॉस लिंकेजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं एजिंग के दौरान, तो ये जो इलास्टिसिटी होती है, स्किन की लचक होती है, ये ख़त्म हो जाती है, जिससे स्किन जो है वो लटकना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अथीरोस्क्लेरोसिस है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, आर्टरीज़ का हार्ड हो जाना। इसमें इंसान की जो आर्टरीज़ होती हैं उनकी जो मिडल लेयर है, जिसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, उसके अंदर जो इलास्टिक टिश्यू हैं उनकी लचक ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और वो भी इसकी एक अलामत है। लॉस ऑफ एजिलिटी, इंसान की जो उठने बैठने की चुस्ती है वो ख़त्म हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान आसानी के साथ चल फिर उठ बैठ सकता है, लेकिन बूढ़ा इंसान जो है वो बहुत स्लोली अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, क्योंकि बॉडी की जो लचक है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। हार्मोन्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ़ीमेल की बात करें तो उनमें 45 से लेकर 58 ईयर्स तक के दौरान मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुएशन का अमल जो है वो रुक जाता है। ये भी एक एजिंग की अलामत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द रहता है, जो वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क हैं वो घिस जाती हैं, जिससे इंसान झुक जाता है, उसकी गर्दन झुक जाती है, कद छोटा हो जाता है, हड्डियों के अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाती है, जोड़ों के अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाती है और जोड़ों के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। हेयरिंग लॉस, इंसान को सुनाई कम देना शुरू हो जाता है। कैटरेक्ट, आँखों में मोतिया आ जाता है, विजन भी कमज़ोर हो जाती है। इस तरह से इंसान की तमाम सेंसेस जो हैं, इवन टेस्ट की जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट है वो भी कम हो जाती है। तो बाकी हिस्से जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मेमोरी लॉस हो जाता है। तो यानी हो देयर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिम्टम्स, लेकिन उसमें से चंद एक जो हैं वो मेजर मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, जो कि अलामतें हैं कि बुढ़ापा आ रहा है। कॉजेज़ क्या हैं? देर कोई हम नहीं जानते कि इसकी कॉज क्या है, बुढ़ापा क्यों होता है। लेकिन जो चीज़ें हमारी समझ में आ रही हैं उनके मुताबिक सेलुलर सीनेसेंस, हर सेल जो है जब एक दफ़ा बनता है तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो 50 टाइम्स यानी 50 मरतबा डिवाइड कर सकता है। तो और 50 मरतबा डिवाइड करने के बाद उसके बाद उसके अंदर जो सेल के तकसीम होने की ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। अब नए सेल नहीं बन रहे, जो हैं वो भी टीयर और वेयर का शिकार हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, जो कि एजिंग का बायस बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनको ऑक्सीजन दी जाती है और वो हमारी बॉडी में फूड की ब्रेकडाउन करके एनर्जी पैदा करते हैं। उनको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाती है, वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, विच कैन लीड्स टू। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये हमारी बॉडी के चूल्हे हैं, जिनके अंदर ग्लूकोज बर्न होता है, हीट पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। तो जब ये बुझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते होते, तो इंसान की बॉडी में हीट पैदा होना बंद हो जाएगी। बिल्कुल जिस तरह मुर्दा आदमी को अगर आप टच करें तो वो बिल्कुल यख ठंडा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई हीट नहीं होती। और उसकी वजह क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होते होते ख़त्म हो जाती है।
स्टेम सेल एग्जॉक्शन, स्टेम सेल आपको पता है हमारी बोन्स में मौजूद होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स व प्लेटलेट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। ये भी तकसीम होकर नए सेल बना कर एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनके अंदर भी मज़ीद सेल पैदा करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, उनमें जो गूदा होता है, बोन मैरो होता है, वो ख़त्म हो जाता है। जानवरों में भी ऐसा होता है, विच कैन लीड्स टूवर्ड्स डेथ। टेलोमेयर शॉर्टनिंग ये क्रोमोसोम के आखिरी हिस्से होते हैं जो जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मल्टीपल सीक्वेंस में लगे होते हैं। जैसे जैसे सेल डिवाइड होता चला जाता है तो ये जो टेलोमेयर की सीक्वेंसिंग होती है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसके बारे में कोई एग्जैक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये देखा यह गया है कि जो लोग एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं उनके टेलोमेयर जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस करने की एबिलिटी कम हो जाती है। डीएनए डैमेज हो जाता है साथ साथ, और इम्बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मसल्स हैं, बाकी प्रोटीन्स जो हैं उनके फंक्शन जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारी अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही अटैक करना शुरू कर देता है, अपने ही बॉडी के ऊपर। तो ये भी एक बड़ी वजह एजिंग की हो सकती है कुछ लोगों में। क्रॉस लिंकेज ऑफ कोलेजन जो प्रोटीन है जो कि हमारी बोन्स में, मसल्स में, टिश्यूज़ में मौजूद होती है, जब उसकी क्रॉस लिंकेज ज़्यादा होती है तो उसके अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। आर्टरीज़ के अंदर, मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर, लिगामेंट्स के अंदर, तो इंसान जो है वो बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बहुत सारी म्यूटेशन जो हैं वो मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, जो इन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं, उनकी वजह से डीएनए के अंदर हो जाती हैं, जिससे एजिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट हो सकती है। आयोनाइजेशन रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, इसके साथ साथ एक्स रेज़ हैं, गैमा रेज़ हैं, कहीं से अगर इनका एक्सपोजर हो जाए तो ये भी म्यूटेशन काज करके एजिंग का बायस बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पता ये चलता है कि हमारी ये किस्मत है। जिस तरह पत्तों के, ख़ज़ां के मौसम में पत्तों के किस्मत में लिखा होता है कि उन्होंने गिरना है, इसी तरीके से इंसान की किस्मत में लिखा है कि उसने एजिंग होनी ही होनी है। हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उसे स्लो ज़रूर कर सकते हैं। कैसे स्लो करेंगे? अच्छा खाना खाएं, डाइट आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। इवन जब आप एजिंग की तरफ जा रहे हों तो और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स कम होनी चाहिए, प्रोटीन्स हो, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हों, लिपिड्स हों जो कि अनसैचुरेटेड होने चाहिए। स्मोकिंग अगर हो रही है वो कम हो जानी चाहिए। अगर अल्कोहल की कंजम्पशन हो रही है वो बिल्कुल रिड्यूस या बहुत कम होनी चाहिए। एक्सरसाइज होनी चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर। सोशलाइज हों, अपने आप को बिज़ी रखें। अगर आप कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे तो अपना एक हल्का अहबाब बनाएं जहाँ पर आप हंसें, खेलें, घूमें फिरें, जिससे आपको ज़िंदा रहने की जो उमंग है वो पैदा रहती है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको कम करना चाहिए। गेट एम्पल स्लीप, गुड नाइट स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो लाजमी पूरी करनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी मैं स्टूडेंट्स के लिए मशवरा देता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए 24-24 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटे से पढ़ना, सब झूठ है, बकवास है। याद रखिएगा, नींद इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं, 8 से लेकर 10 घंटे मुकम्मल पुरसुकून नींद जो है हर इंसान का बुनियादी हक है और ये लाजमी होनी चाहिए। इसमें अगर आप कमी करते जाएंगे तो आप अपनी एजिंग में स्पीड अप करते जा रही हैं और आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और जल्दी ही आपकी डेथ हो जाएगी। तो नींद जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप कोई भी किसी भी फील्ड से हैं, अपनी नींद को कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। दिन हो रात हो, अपनी नींद जो है वो आप अपनी पूरी करें। 8 से लेकर 10 घंटे, 12 घंटे सो लें और अच्छा है। मेंटेन नॉर्मल वेट, अपनी बॉडी का वेट जो है वो नॉर्मल रखें। तो इन चीज़ों से आप एजिंग को स्लो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।